हाय एवरीवन। कैसे हो भाई आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक रहेगा। टॉपिक का जो नाम है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ये वो वाला टाइम है। हड़प्पा आती है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जब एंड होता है 600 ईसा पूर्व में, उसके बाद आता है द्वितीय नगरीकरण, जिसमें हम 16 महाजनपद, मगध, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे साम्राज्य या ऐसा एरियाज पढ़ेंगे जिससे पॉइंट क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, समझिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में, क्योंकि हड़प्पा का तो टाइमिंग सबने अलग अलग बताया, मेनली 2300 से 1700 वाला जो टाइमिंग है, उसके बाद आपका 1500 से स्टार्ट हो जाता है। 1500 से 600 के बीच का जो टाइमिंग है वो वैदिक काल रहता है। तो उसके भी बाद का टाइम कह रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग मतलब 1500 वर्षों के अंतराल में उपमहाद्वीपीय विभिन्न भागों का कई प्रकार के विकास होते हैं, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि वो हड़प्पा तो खत्म होगी, अब दोबारा कोई नई सभ्यता आ रही है, नए नगर आ रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट हो रहा है। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ऋग्वेद का जो लेखन कार्य है वो कह रहे हैं स्टार्ट हो चुका था। दक्कन पठार क्षेत्र तथा कर्नाटक जैसे उप महाद्वीप के कई क्षेत्रों में दक्कन वाला जो एरिया है, ये वाला जो दक्षिण में ये दक्कन वाला एरिया है, इसके भी दक्षिण भाग की ये बात कर रहे हैं कि वहां पे कृषि आने लगी थी, वहां पे बहुत सारी बस्तियां आने लगी थी। तो कृषि आएगी तो ऑब्वियसली कब कृषि करने के लिए आप वहां रहोगे तो बस्तियों का निर्माण तो होगा ही ना। तो ये एक नॉर्मल सी हमारी समझने की बात होती है। पर ये जो है कर्नाटक या दक्कन के पठार के क्षेत्र कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं। वहां पे कृषक बस्तियां आ चुकी थी। दक्कन और दक्षिण भारत के चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। कहते हैं कि जो चरवाहा बस्तियां हैं उनके प्रमाण भी मिलते हैं। अब कृषि है तो पशुपालन भी है, बस्तियां भी है। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि शवों का अंतिम संस्कार के भी नए तरीके आने लगे थे। जो हम महापाषाण संस्कृति पढ़ते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं कि महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कोई भी यहाँ पे समाधान है या अंतिम संस्कार हुआ है तो क्या करते हैं कि उसकी ऊपर बड़े सारे पत्थर लगा दिए जाते थे, जिससे पहचान हो जाए कि भाई ये किसकी मतलब किसका शव है। अलग अलग तरह के पत्थर होते थे। ठीक है, वो हम महापाषाण काल में पढ़ते हैं, महापाषाण काल होता है। तो कह रहे हैं उसका भी यहाँ पे उदय हो जाता है। कई स्थानों पर पाया गया और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि यहाँ पे लोहे का भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि लोहे के उपकरण और हथियारों को महापाषाण काल में जाना गया है। उनके शव के साथ उनको दफनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन रहा है भाई, महापाषाण काल में जो शव मिले, क्या वहां पे लोहों के साक्ष्य मिले थे? बिल्कुल मिले थे। शवों के साथ लोहों के साक्ष्य को दफनाया गया था। नेक्स्ट है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में नए परिवर्तन, नए नए चेंज आ रहे हैं। क्या चेंज आ रहे हैं? शायद इनमें सबसे बड़ा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़े। सबसे बड़ा चेंज क्या है भाई? राज्य है, साम्राज्य है, रजवाड़ों का विकास होना है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन है। कह रहे हैं जो राज्य साम्राज्य ये बन रहे हैं, इन जो ये प्रोसेस चल रहा है इसके पीछे कुछ अन्य परिवर्तन है। क्या? कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। कृषि की उपज को एक तरह के सिस्टमैटिक तरीके से इसको उपजाया गया, रखा गया, चलाया गया। इतिहासकार इस प्रकार का आंकलन भी करते हैं कि जो अभिलेख है, ग्रंथ है, सिक्के तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जटिल प्रक्रिया। कुल मिला के कह रहे हैं कि बहुत सारे सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कृषि का जो उद्धार हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। और उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे राज्य साम्राज्य यहाँ पर रजवाड़े बने थे। इसमें ऐसा कोई मेन पॉइंट नहीं है। ये आता है आपका प्रिंसेप और प्रियदर्शी, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ प्रिय लिखा है, वैसे ऐसे प्रियदर्शी लिखा होता है, प्रियदर्शी। ठीक है। इसमें क्या है, ये किसका नाम है भाई? प्रिंसेप और प्रियदर्शी।
प्रियदर्शी नाम किसका है? ये अशोक का। और प्रिंसेप कौन था? जिन्होंने इस अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, है ना। तो उसका नाम साथ में है, तो इसी के बारे में पढ़ने के लिए ये हमें बोल रहा है। कह रहे हैं कि अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोस्टी लिपियों के अर्थ को निकाला था। ये जो प्रिंसेप था, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने अशोक के जो अभिलेखों है उनको पढ़ा था। पर ये टाइमिंग 1837 लिखा होता है, हर जगह 1837 ही लिखा होता है। 1837 में इसने अशोक के को पढ़ा, और 1838 में इसने रुद्रदामन के अभिलेखों जो रुद्रदामन का अभिलेख था उसको पढ़ा था। पर यहाँ पे 1830 लिखा हुआ है। तो इसने क्या किया था? 1837 में पढ़ा था, किसके अभिलेखों को पढ़ा था? अशोक के। और ब्राह्मी और ख्रोष्टी दो लिपियों का इसने सहारा लिया था उसको पढ़ने के लिए। और ये जो दोनों लिपि इसने पहले सिक्कों पे पढ़ी थी, इनके वहां से इसको उसकी नॉलेज हुई, उसके बाद इसने अभिलेखों से पढ़ा था। नेक्स्ट है, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुकारती वाला राजा का नाम है। तो ये प्रियदर्शी नाम किसका है? प्रियदर्शी ये अशोक का नाम है, जिसका अर्थ होता है मनोहर, सुंदर मुख वाला या मनोहर आकृति वाला। तो कुछ अभिलेखों का राजा नाम अशोक भी मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूछ लेते हैं, ज्यादातर नाम क्या मिला इसका? देवान प्रिय और प्रियदर्शी, ये दो नाम मिले, देवान प्रिय और प्रियदर्शी। देवान मतलब देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी मतलब सुंदर मुख वाला, मनोहर मुख वाला। ये हो गया। एक कहते हैं कि चार ऐसे जो जगह मिली है जहां पे अशोक भी मिला है नाम इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ये हमने पढ़ा, ये अच्छी बात है। हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी अशोक के बारे में काफी महान विचारधारा हैं। इस शोध के आरंभिक भारत में राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। जब ये अभिलेखों की खोज हुई, इनको पढ़ा गया, तो राजनीतिक इतिहास जो है उसमें एक चेंज आया। बहुत कुछ पता चला तो चेंज आएगा ही। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। ये यही कह रहा है कि अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग भाषाओं को पढ़ा, अलग अलग जो है राजाओं की वंशावली के बारे में जाना, जिससे राजनीति में काफी हद तक चेंज आता है। ये अभिलेख है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कठोर वस्तु होती है। ठीक है, कठोर जैसे कोई पत्थर हुआ, कठोर कोई मटका हुआ, कठोर कोई पिल्लर हुआ, कठोर कोई जैसे लोहे की कोई परत कठोर होती है, तांबे की कठोर है, कांसे की कठोर है। इन पर लिखा गया जो लॉन्ग टाइम तक चले रहे। ठीक है, उसको जैसे गुफाओं में लिखा गया, उसको गुहालेख कहा गया। तो यही आपके बारे में बता रहा है। इसको पढ़ देती हूँ फिर भी वहम ना रह जाए। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धि है, क्रियाकलाप है, विचार लिखे गए जाते हैं, उन्हें बनवाते हैं। इसमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का ब्यौरा है। यहाँ तक क्या कह रहा है कि जो कठोर सतह है उस पर लिखा गया वो अभिलेख कहते हैं। अभिलेख में क्या होता है? जिसने क्या अचीवमेंट की है, ठीक है, वो अपनी बातें उस पर लिखवाता है। इसकी क्या क्या क्रियाकलाप रहे हैं, क्या विचार है, अच्छे विचार ही ज्यादातर लिखे होते हैं। भी मेरे क्या विचार है, मैं क्या जनता को देना चाहती हूँ, तो वो विचार जैसे अशोक ने लिखवाए थे, तो वो विचार भी उस पर होते हैं। राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान। ये दान वाली तो आपको पता है स्टार्टिंग से ही दान की, तो इसने इसको इतना दिया, आज भी लिखे होते हैं। आप मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, माइक में सुबह सुबह बोलना शुरू हो जाता है, वहां से इतना दान मिला, वहां से तो दान वाली चीजें तो चलती ही रहती है। ठीक है, और ये ही एक तरह का स्थायी प्रमाण है कि भी पता चल सके भाई इस मंदिर को इसने बनवाया, इसने इसमें इतना दान दिया, इस स्कूल को इसने बनवाया, ठीक है, इस जगह को इसने बनवाया। तो कहते हैं कि जिन पर मोस्टली जैसे तिथि मिलती है, जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका भी काल निर्धारण कर लिया जाता है। आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग कह रहे कि कैसे किया जा सकता है, अगर तिथि ना लिखी हो तो कैसे करे कि अभिलेख का कैसे पता चले। 250 ईस्वी में अक्सर ए को ऐसे लिखा जा रहा था, इसी प्रकार से, और 500 ईस्वी में ये वाला लिखा जा रहा था। अब जब हमारे सामने अभिलेख आएगा तो हम देख लेंगे ए तो जरूर मिलेगा ना कहीं कि वो यहाँ पे ये वाला ए है या ए वाला ए है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे हम पता लगा लेंगे कि अभिलेख
किस टाइम का है? प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। जो स्टार्टिंग में है प्राकृत भाषाओं में है, अशोक के भी प्राकृत भाषा में, और 4 उसकी लिपियां हैं। ब्रह्म लिपि है, ख्रोष्टी है, अरमाइक है, यूनानी है। ठीक है। और प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो आम लोग समझ सकते थे। अजातशत्रु और अशोक ने भी प्राकृत भाषा में ही लिखे थे। और आपको यहाँ पे तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। तमिल के भी मिलते हैं, पाली के भी मिलते हैं, संस्कृत के भी मिलते हैं, प्राकृत के भी मिलते हैं। तो चारों भाषाओं के शब्द यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख पाए गए हैं। आगे चलते हैं प्रारंभिक राज्य। मैं मेनली आपको मेन पॉइंट आपके माइंड में चाहती हूँ कि आप उसको पकड़ो, कॉपी पे नोट डाउन करो, याद करो। वीडियो को 2 बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगी। 2 बार देखने से ही आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाता है। डिटेल इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आपको बता रही हूँ। 16 महाजनपद आरंभिक भारतीय इतिहास की, ये 16 महाजनपद, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ये एचपीएससी के प्री में भी आते हैं, एचटेट में भी आते हैं, एचपीएससी मेन में भी आते हैं, 16 महाजनपद नेट में भी आता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है। इनकी कैपिटल पूछी जाती है, इनकी आपस में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद मगध के बारे में पूछा जाता है। कहीं कहीं इन 16 महाजनपद के जो मेन शासक होते हैं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल बोला जाता है। हमने पढ़ लिया भाई, आप कब से कह रहे हो चेंजिंग काल है। हाँ, ये एक परिवर्तनकारी काल है। ठीक है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्य, नगर, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता था। इस काल में क्या हुआ था? लोहे का प्रयोग होने लगा, नगरों का विकास हुआ, सिक्के का विकास हुआ। ठीक है। और बौद्ध और जैन जो धर्म है वो इनके समकालीन ही चल रहे थे। तो एक नई दार्शनिक विचारधारा जो लोगों को मोटिवेट कर रही थी। महाजनपद में 16 नाम राज्यों का उल्लेख मिलता है, यद्यपि महाजनपद की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। कह रहे कि जो ग्रंथ मिले हैं उनमें सूची इनकी एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम मोस्टली सभी में मिलते ही मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। भाई, इससे ये स्पष्ट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थे ही, क्योंकि इनका तो नाम आता ही आता है। अधिकांश महाजनपद पे राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ महाजनपद जिन पे गण या संघ का भी होता है। और ये इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी जाती है। गण या संघ, एक ही राज्य में, मतलब एक ही जनपद में कई राजा एक साथ शासन कर रहे हैं मिलजुल कर। ठीक है। वो अपना तरीके से, वो अपने तरीके से मिल माल की उनकी बैठक होती रहती है। तो एक ही जगह, एक ही जनपद में, तो उसको संघ या गण बोलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्स्ट है, और उस समूह का जो शासन करते थे प्रत्येक व्यक्ति राजा ही कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों का राजा गण के लिए सम्मुख नियंत्रण रखते थे। ये कह रहे हैं कि ये जो आपके महावीर जी है, ये भगवान बुद्ध जी भी इन्हीं गणों से संबंधित थे। ठीक है। और इनके बारे में ये है, बस इनके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, हर जो ये महाजनपद है वो अपनी एक कैपिटल भी रखते थे। महाजनपद की अपनी अपनी एक राजधानी भी होती थी, उसके किले भी होते थे, वे किलेबंद भी कराते थे दूसरों से वो एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपस में युद्ध चलते रहते थे। वज्जी है, कौशल है, अवंती है, इन सब का चलता रहता है। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव तथा प्रारंभिक सेनाओं, अब आपने एक राजधानी बनाई, उसकी आपने किलेबंदी की। ठीक है। आपने ये राजधानी बनाई, इसकी किलेबंदी की भी, चारों दीवारों से इसको घिरवा दिया। उसके बाद इसका जो आपको यहाँ पे सैनिक रखने पड़ेंगे। किलेबंदी का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर सैनिक रखने पड़ते हैं। सैनिक रखने पड़ेंगे तो उसके रख रखाव के लिए आपको सेना चाहिएगी। ठीक है। सेना चाहिएगी तो सेना के लिए आपको खर्चा चाहिएगा। खर्चा कहाँ से लाना? तो आप टैक्स लगाओगे। टैक्स कहाँ से आएगा? तो अच्छी कृषि होनी चाहिए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर चल रहा था। ठीक है। जनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहां कोई जन, लोग, कुल और जनजाति अपना पांव रखता है और बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। जन शब्द का अर्थ प्राकृतिक और संस्कृत दोनों में मिलता है। ऐसा भूखंड होता है जहां आपने पैर रखे,
वो आपका जन हो गया, जहां आप रहते हो, चाहे वो आपका आपके लोग है, चाहे वो आपका कुल है या जनजाति है कोई। तो ये सारे जनपद बता रखे हैं भाई, जो मेन मेन है आपका। गांधार है, तक्षशिला है, कुरु है, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य है, अवंती है, चेदी, वत्स, ये सारे मगध, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये अस्मक है, दक्षिण में एकमात्र महाजनपद अस्मक था जिसकी राजधानी पटन थी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आप इस जब ये पढ़ो, सर्च करना गूगल पे, या आपको जब हिस्ट्री तो पढ़नी ही होती है एंशियंट को, ये तो एनसीईआरटी है, अलग से जो है एनसीईआरटी है अच्छे से पढ़नी होती है। ये तो एक बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, पर इससे स्टेटमेंट भी आ जाती है कई बार सीधी सीधी, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है। पर उसके साथ साथ उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, उसके साथ एनसीएंट को और अच्छे से अलग से बुक से या कहीं भी कोर्स से, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और अचीवर्स एकेडमी पे मेरा कोर्स चला हुआ है, जो चाहे ले सकता है। अभी 6 से 7 क्लासेस ही उसके अंदर हुई है, तो आपकी मर्जी है, वरना कोई भी बुक आप ले सकते हो, उसको अच्छे से डीप पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, वहां से पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक, वही मैं कहती हूँ कि सैनिक आपको रखोगे तो उसके लिए आपको आर्थिक चीजें भी चाहिएंगी, आवश्यकता होंगी। और 6ठी शताब्दी ईसा के पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी। ये पूछे कि भाई धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कब शुरू हो चुकी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुकी थी। इसमें शासक सहित अन्यों के लिए नियमों का भी निर्धारण किया गया था। इन धर्म शास्त्रों में क्या था कि नियम वगैरह भी यहाँ लिखे गए थे। अन्य अन्य जो वर्ण थे उनके साथ साथ, अन्य जाति उनके साथ साथ, किसके? राजा के भी नियम इसमें थे। क्या थे? यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। जो शासक, एक तो ब्राह्मण वर्ग होगा, शासक कहते कि कंपल्सरी क्षत्रिय ही होंगे, क्योंकि हम आगे देखते हैं ना, बहुत ज्यादा बहस होती है कि मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य वो शूद्र था, ये वो था, ये वो था, तो क्षत्रिय को ही कहते थे भाई क्षत्रिय होना चाहिए राजा, ठीक है। और ब्राह्मण तो अपना पूरा मजे ले ही रहे थे, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि शासक क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के कर तथा भेंट वसूलने का माना जाता है। कह रहे कि जो ये शासक होगा वो क्या करेगा, वो किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से टैक्स लेगा। अगर आप सेना रखोगे, आप किले बनाओगे, आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे, तो आप टैक्स तो आपको लेना पड़ेगा, जो आज भी चलता रहता है, ठीक है। ये नहीं पता कि वनवासी और चरवाह से भी टैक्स लेते थे। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या वनवासी और चरवाह से भी टैक्स लिया जाता था? नहीं पता। इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने के लिए, वैध उपाय के लिए पड़ोसी राज्यों पर भी अटैक कर देते थे, लूट लाट के वहां से भी। जैसे एक जनपद है, ठीक है, दूसरे पे अटैक किया, ये अगर हार जाता है तो यहाँ की संपत्ति लूट के अपने यहाँ लिया है। तो ये भी एक तरह से टैक्स या अपनी आर्थिक चीजों को फुलफिल करने का एक साधन हुआ करता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम कौन है? मगध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा उभर कर सामने कौन आता है? तो वो मगध आता। मगध ही क्यों आता भाई? मगध इसलिए आता है कि मगध के आसपास, मगध में कुछ ऐसी इन्वायरमेंट, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो उसको ऊपर लेके जाती है। पहला, लोहे का विकास। लोहे से क्या बने? तेज हल की जो स्टार्ट होने लगे, तो कृषि का डेवलपमेंट, कृषि अच्छी होने लगी। क्यों? वहां पे नदियां थी, नदियों का पानी अच्छा खासा मिलता था। जंगलों की कटाई की गई, जिससे कृषि का एरिया ज्यादा मिल गया, ठीक है। हाथी मिले, जिससे क्या होगा कि हाथियों से एक तरह से युद्ध में काम आने के लिए मिल गए। नदियों से व्यापार के आवागमन के लिए हेल्प मिल गई। तो ये सारे के सारे मगध में ही पॉइंट मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी में जो मगध है वो आधुनिक बिहार में है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इतिहासकार क्या कहते हैं, वो क्यों बना था? क्योंकि मगध में खेती की उपज अच्छी हो रही थी, ठीक है, लोहे की खदानें अच्छी हो रही थी, आसानी से क्या होता था, और ये लोहे की खदानी कहाँ पे? जो आधुनिक झारखंड है ना, वहां पे मिल रही थी, आसानी से उपलब्ध हो जाती थी।
उपकरण हथियार बनाना सरल हो गया था, हाथी मिल रहे थे, और क्या है भाई, गंगा और इसकी उपनदियां का आवागमन से सस्ता और सुलभ व्यापार हो रहा था। उसके बाद लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथों में मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासक ने नीतियां भी, जो शासक थे ना, जैसे बिंबिसार है, इन्होंने बहुत सारी मेन नीतियां, कूटनीतिक नीतियां, विवाह संबंध नीतियां, और जो एक कहते हैं मित्रता संबंधी नीतियां, ये कूटनीति नीतियां इन्होंने अपनाई थी। और इनके जो मंत्री थे वो काफी मतलब माइंड उनका चलता था, वो इनकी हेल्प करते थे। बिंबिसार है, अजात शत्रु है, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा थे जो महत्वाकांक्षी थे। इनके जो मंत्री थे और उनकी जो नीतियां इन्होंने मानी और उसको लाइफ में लागू किया, तो ये काफी ऊपर तक गए। ठीक है। प्रारंभ में राजगहा, ये आधुनिक बिहार की राजगिरी का प्राकृतिक नाम है। राजगिरी का प्राकृतिक नाम राजगहा है। ये मगध की राजधानी है, हमें पता है। रोचक बात क्या है, क्या रोचक बात है, जल्दी देखो। शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। ये रोचक बात है कि राजगाह शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलाबंद शहर था। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलाबंद शहर था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। इसकी जो किलेबंदी की थी वो अजातशत्रु ने की थी। कैपिटल बनाया था वो आपका उदयन ने बनाया था। अब इसे पटना कहा जाता है। गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग की ये मुख्य स्थिति रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने भी। राजगृह है जो वो राजगीर का प्राकृतिक नाम है, और मगध की राजधानी थी जिसका अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये राजगाह किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी में, ये जो 6वीं शताब्दी की बात करें, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। देखो ये राजगी आपको दिखाया गया, पर मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें, पहाड़ सा लग रहा है। चलते आगे, एक आरंभिक साम्राज्य है। भाषाएं और लिपियां। भाषाएं और लिपियां क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुल अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान और में मिला है। जब हम इसके अभिलेख पढ़ते हैं ना, तो अभिलेख पढ़ते हैं वह पूरा डिटेल पढ़ते हैं। भाई इसकी जो भाषा प्राकृत और लिपियां थी, इसकी जो है ब्राह्मी है, अरमाइक है, यूनानी है, ये इस तरह की थी। ठीक है, ये भाषा भी थी और ये लिपि भी थी, अरमाइक वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि भारत में जो मिले ज्यादा ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। एक कुछ अपवाद है, जैसे एक आंध्र प्रदेश से मिला था खरोष्टी और दोनों ब्राह्मी लिपि में। पर जो पश्चिम वाला एरिया था, ठीक है, जैसे ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान है, यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? वो आपकी खरोष्टी के मिल रहे हैं, अरमाइक के मिल रहे हैं, यूनानी के मिल रहे हैं, कोई द्विभाषी अभिलेख भी मिल रहा है। तो वो इसके अभिलेख पढ़ते हुए सारा वहाँ डिटेल पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही बता रहा है कि यहाँ पे तो ज्यादातर मिले हैं भारत में, वो मिले ब्राह्मी के। जो पश्चिमी वाला इलाका है वहां पे मिले खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी में। आगे चलते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध का जो विकास है वो तो हो ही रहा है। मगध में ही एक साम्राज्य का उदय होता है मौर्य साम्राज्य। कब होता है? महापद्मानंद की मृत्यु के बाद होता है, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमिंग रहता 321 ईसा पूर्व। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे कैसे इसका उदय होता है, कैसे कैसे कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जाता है। पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। ये कह रहे हैं कि जो इसका शासन था पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसका जो पुत्र अशोक है वो भी एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसने कलिंग को जीता था। कलिंग मतलब जो आधुनिक उड़ीसा। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या जानकारी प्राप्त करना है मौर्य वंश के बारे में? एक मिनट। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतः मूर्तिकला, मौर्य काल इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध होती है।
समझना ये क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है। तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिल रही है वहां पे जो विदेशी यात्री आए थे उससे भी, मैगस्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखता है, वहां पे मूर्तियां भी मिली है उनसे भी पता चलता है, सिक्के भी मिले उनसे भी पता चलता है। पर सबसे अधिक और जो एक ऑथेंटिक सी जानकारी वो मानते हैं वो अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, तो सबसे ऑथेंटिक सी जो जानकारी है वो अभिलेखों से मिलती है। अभी ये क्या कह रहा है, आज इसके कुछ यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया था और ये अंश अब उपलब्ध है, क्योंकि इसके अपने अपना तो टोटल जैसे इसकी जो बुक थी इंडिका वो, इसकी रियल बुक तो नहीं मिली है पर इसके जो समकालीन रहे या इसके बाद में जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा है, जैसे स्ट्रेबो है, इन्होंने सबने इसके बारे में लिखा था। अर्थशास्त्र संवतः कौटिल्य की है। ठीक है, इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, कुछ भाग बताए जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पर ये कहते हैं कि इसकी जो अर्थशास्त्र है संवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य ने की थी जो चंद्रगुप्त का मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवृत्ति, जैन, बौद्ध, पुराने ग्रंथ, कुल मिला के ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ से आपको जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका है, अर्थशास्त्र कौटिल्य है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, या कौटिल्य लिखा है या चाणक्य लिखा है। ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। कुछ मूर्तियां हैं उनसे जानकारी मिलती है, पर सबसे जो मूल्यवान स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो आपका अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारी तथा प्रजा के लिए संदेश प्राकृत और पत्रों के पोलिस में ये कह रहे हैं कि वो पहला था जिसने क्या किया था, पत्थरों को पोलिसदार स्तंभों को पोलिस करवा के अच्छे से चीजों को लिखवाया था। ठीक है, तो ये आपको सभी को पता है। जो अभिलेख है लिखे तो पहले भी गए थे। अभिलेखों की जो जिक्र है इससे पहले मिलती है, जैसे पीपर हवा का जो अभिलेख है उसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य में है जैसे सोहोगोरा महास्थान से जो अभिलेख मिला है उसकी जान, दो अभिलेख उसके मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। जो अकाल के टाइम में उनकी जानकारी मिलती है कि वहाँ पे अन्नागार या गोदाम वगैरह थे। उससे पर मेन जो नियमित रूप से जिस पे अच्छी विचारधाराएं बात एक सिस्टमैटिक तरीके से है वो अशोक ने ही लिखवाए थे, और इसने दारा बाहु या डेरियस प्रथम से सीखा था। इसके बारे में क्या है कि भी इसने अच्छे प्राकृतिक पत्थर पर पोलिस के स्तंभों पर लिखवाया है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया है, तो ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। धम्म का जो प्रचार है वो अशोक ने करा। इसका मतलब क्या होता है धम्म का, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। बड़ों के प्रति तो आप रिस्पेक्ट रखोगे, जो सन्यासी और ब्राह्मण है उनके लिए उदार रहोगे, सेवक और दासों के साथ भी उदार व्यवहार आप करोगे, और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का भी आदर शामिल करेंगे। ये इसकी एक तरह से धम्म की परिभाषा है। ठीक है, धम्म मतलब धर्म ही होता है, पर धर्म इसका क्या है, इसने अपने उस धर्म को आपको डिफाइन किया है कि अपने बड़ों का आदर करो, उदार रहो। ठीक है, छोटों के लिए, उसके बाद सेवक और दास के लिए उदार रहो, ब्राह्मण सन्यासियों का आदर करो, वो सब चीजें इसने डिफाइन की है। अब प्रशासन के बारे में बात करें, भाई इसका प्रशासन कैसा था साम्राज्य का, तो एक बहुत बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए कुछ तरीके चाहिए उसको। मतलब एक सरकार होनी चाहिए केंद्रीय, फिर उसके प्रांत होने चाहिए। तो इसका जब हम प्रशासन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, मौर्य प्रशासन पूरा 3-4 पेजेस का है, उसको पढ़ते हैं तो वहां सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पर पता होना चाहिए आपको, ये पता चल रहा है कि इसके प्रशासन से भी पॉइंट पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन से थे भाई, राजधानी तो पाटलिपुत्र, एक तो यही हो गया, और 4 प्रांतीय केंद्र। ये तो एक सेंटर में इसकी एक गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसके बाद 4 क्या थे, प्रांतीय थे, जो तक्षशिला है, उज्जैन है, तोसली है और सूरणगिरी है। ये चारों नाम याद रखने होते हैं आपको, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली भी कौन सा नहीं है कौन सा है, तो सूरणगिरी, और एक थी आपकी पाटलिपुत्र। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो पूछे क्या उसके प्रांतों का या उसकी जो राजधानी का जिक्र किया गया है, बिल्कुल उन सब की जानकारी उसके जो अभिलेखों में मिलती है।
इन जो अभिलेखों का हम परीक्षण करें तो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक के हर स्थान एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिलते हैं। कह रहे कि अगर हम सारे अभिलेखों पर जाएं तो सब जगह एक जैसी ही बात लिखी हुई है। सीमा प्रांतों से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसा संदेश उत्कीर्ण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और लिखवा दिया और जाके पाकिस्तान में कुछ और लिखवा दिया। जो अपनी विचारधारा थी वो सब सेम ही लिखवाई सब जगह उसने, ठीक है। पर जो एक पर प्रशासन में चीजें तो अलग अलग मिलती है। कहते हैं कि प्रशासन शायद ही कुछ अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं था, क्योंकि एक राजा एक जगह ही बैठ के चीजों को संभाल रहा था, पर बाकी अपने अपने एरिया में जो वहाँ के प्रांत के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, अपने तरीके से चीजें कर सकते थे, थोड़ा बहुत अप डाउन, ठीक है। तो ये सारे इसके अभिलेख बताए गए हैं, ठीक है। अभिलेख, स्तंभ लेख, ये सारे वही है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस यही कह रहे हैं कि जो है जो है नहीं, पढ़ ही लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, कहाँ अफगानिस्तान, ये कह रहे कि भाई इतना बड़ा प्रशासन था, क्या वो कर संभाल पा रहा होगा वहीं बैठा बैठा? तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कह रहे हैं कि इसके बारे में कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि भाई वहां रह के सारा प्रशासन कैसे संभाला होगा। कहाँ तो अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे, और कहाँ आपका उड़ीसा है, यहाँ जाके उड़ीसा आपका तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी में था, प्रबल वाला, और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा, जो आसपास के केंद्र थे। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक के सोने की खदानों के लिए उपयोगी थे। कह रहे कि जो चारों के चारों प्रांत है ना, इनका बड़े ही ध्यान पूर्वक इनका जो है चीजें स्टार्ट की होगी। और पाटलिपुत्र जो है इस पे तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रशासन रहा ही होगा, पर ये जो प्रांत है आसपास के उन पर भी अपना इसका अच्छा प्रशासन रहा होगा। और इन जो प्रांतों को इसने बड़े ही हिसाब से सोच समझ के बनाया होगा। जो भी अभी हमने पढ़ा है ना, जैसे सुवर्णगिरी है ये कर्नाटक में है, तोसली है, उज्जैन है, तक्षशिला है, इनको बड़े ध्यान से इसने चयनित किया होगा। साम्राज्य के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? तो ये आपसे पूछ रहा है भाई, साम्राज्य के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैगसनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। कुछ तो नदियों की देखरेख करते थे और भूमि मापन का कार्य करते थे, ऐसा मैगस्थनीज कहता है, जैसा कि मिस्र में होता था। तो ये पूछे भी मिस्र से जो कंपैरिजन किया है अधिकारियों का, वो किसने किया है? तो मैगस्थनीज ने। कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी एक समान से पूर्ति हो सके। यहाँ अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते थे। वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। ये क्या कह रहे हैं? किस यहाँ अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे, जो अधिकारी है, और उनको इनाम भी देते थे, ये दंड भी देते थे, और टैक्स भी वसूल करते थे शिकारी, सॉरी अधिकारी, और भूमि से जुड़े हुए सभी व्यवसाय का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारे, बढ़ई, लोहार और खननकर्ताओं का निरीक्षण भी अधिकारी करते थे। तो ये एक एक लाइन को आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुछ भी पूछे अधिकारियों के क्या क्या कार्य थे, या फिर मैगास्त्रीज ने अधिकारियों के कार्यों के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी है, और चार स्टेटमेंट आपको दे दे, कुछ भी पूछ ले। उसके बाद साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे हम, साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहीं से पढ़ते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से होती थी। जो आवागमन होता था वो भूमि से भी होता था और नदियों से भी होता था। स्पेशल गंगा, सोन नदी, इनका जिक्र किया गया है। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने लग जाते थे, क्योंकि इतना लंबा सफर था, कोई एयरपोर्ट नहीं था, कोई जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं थी, तो घोड़े से, हाथी से जाना तो काफी टाइम लग जाया करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि जब बहुत सारा टाइम लगेगा जाने में, तो आपके लिए खाने पीने की सुविधा चाहिए, खाने पीने, आपकी जो है प्रोटेक्शन के लिए सैनिक भी चाहिए, तो उन सब के लिए खर्चा पानी भी निकालना होगा, टैक्स भी चाहिएगा। तो उस सभी चीज़ों के बारे में ये जो बता रहे हैं।
कह रहे कि महीनों का समय लग जाता था, और इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी होती थी। स्पष्ट यह है कि सेना की सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही है। मैगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट एचटेट में शायद पूछा गया था। ये समितियों से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये याद करना है समितियां कितनी थी, ठीक है। तो समितियां कितनी थी? 6। 6 ही समिति बोल मतलब 6 ही पूछी जाती है। और हर समिति में कितने मेंबर थे? 5 थे। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। तो 5 ही 30, ठीक है। मेंबर 5 थे, समितियां 6 थी। अब हर समिति का वो कार्य भी पूछ लेते हैं मिलान करने में। तो इनमें से एक का कामकाज नौसेना का संचालन करना था। पहला, नौसेना का संचालन करना। दूसरे का कार्य क्या होता था? यातायात और खान पान का संचालन करना। यातायात और खान पान का संचालन सेकंड का। भाई आप पहले तो मैं पूरा चीजों का मैनेजमेंट करूंगा कि मुझे देखना है क्या क्या कहाँ किसको भेजना है, कितने लोगों किस साइड रहना है। फिर उनका सबसे पहले वो देख लिया, फिर उनको खाना भी, तभी वो खा के आगे कुछ चल पाएंगे ना। खान पान का संचालन, ठीक है। तीसरा काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। अब फिर वो खा के चल दिए भाई, पैदल पैदल चल दिए, पैदल चले। उसके बाद जो पैदल चल के थक गए, फिर वो घोड़ों पे चढ़ गए, ठीक है। घोड़ों पे, फिर उसके बाद में रथ पे चले गए। और छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के सेवकों के शिल्पकारों को युक्त करना। ये जो दूसरी वाली ना, जो यातायात और खान पान का संचालन कर रही है, ठीक है, ये कह रही है कि इसमें जो है इस उप समिति का, यहाँ तो ये तो कर ही रही, और भी इसके कार्य क्या थे? बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारा, सैनिकों की देखभाल, सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना भी इसी का कार्य था। तो ये 6 की 6 समिति याद रखनी है आपको। पहले तो आपका संचालन कर रहे हैं नौसेना का। दूसरा, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तीसरा, पैदल सैनिकों का ध्यान रखा जा रहा है, मतलब उनका संचालन कर रहा है। चौथा, घोड़े का। पांचवा, रथ। छठी, हाथी। उसके बाद फिर इसी के बारे में थोड़ी और डिटेल बता रहा है कि इसका कार्य शिल्पकारों और सेवकों को नियुक्त करना भी था, चारे की व्यवस्था करना भी था, खान पान की व्यवस्था करना भी था। ये सारे इसके कार्य थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। धम्म का प्रचार किसने किया था? धम्म के सिद्धांत को बहुत ही साधारण सार्वभौमिक था। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन्होंने कहा कि जो धम्म की बात ही कर रहा है, ठीक है, धम्म की, एक मिनट। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 19वीं सदी में ये हमने पढ़ लिया कि क्या कह रहा है, धम्म के प्रचार भी इसने किया था और धम्म के सिद्धांत को बहुत ही साधारण बताते भी। मेरा सिद्धांत जो साधारण सार्वभौमिक है, अगर आप इसको अपनाओगे अपनी लाइफ में, इस लाइफ में तो खुश रहोगे, और जो आगे मरने के बाद भी आप खुश ही रहोगे। एक तरह से आप भगवान को, हम कहते हैं ना कि भगवान को पर अपना अगर ध्यान रख लेते तो यहाँ तो आप टेंशन से फ्री रहते हो, आपकी जो मुक्ति है वो भी इजीली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? हमसे पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की थी, तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल माना जाता था। स्टार्टिंग जब हुई थी तो एक मौर्य साम्राज्य ही था जो प्रमुख काल माना जाता था। 19 इस समय के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों ने जो है एक जैसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण थी तथा उत्साहपूर्ण लगी। साथ ही प्रस्तुत मूर्तियां सहित मौर्यकालीन अभी पुरातत्व एक अद्भुत कला का प्रमाण थे।
ये कह रहे हैं कि जब अंग्रेजों ने खोज की थी, यहाँ पे स्टार्ट की थी, जिस शताब्दी में यहाँ पे उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो जब मौर्य काल मिला तो उनको हैरानी भी हुई थी कि भाई एक सिस्टमैटिक तरह से प्रशासन, एक सिस्टमैटिक तरह से कार्य आज से बहुत साल पहले था जो आज भी नहीं है। ठीक है, जो हम करने की सोच रहे हैं उससे पहले बहुत कुछ था यहाँ पे। और अशोक के जो अभिलेखों के लिखे संदेश या शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इनमें उन्हें यह लग रहा था कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के और उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। जो 20वीं जो राष्ट्रवादी नेता रहे थे ना, उन्होंने भी अशोक को क्या माना, एक प्रेरणा का स्रोत माना है अपना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। ये कह रहे कि चाहे कितना भी अच्छा था, कितना भी अच्छा चल रहा था, पर ये मात्र 150 साल तक ही चल पाया था। और इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखो तो चलेगे, मौर्य साम्राज्य महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ये पूछ लेते कई बार भी, क्यों नहीं चला, इतना अच्छा होने के बाद भी क्यों नहीं चला था, जैसे क्वेश्चन का सब्जेक्टिव में पूछ लिया आपसे, है ना। तो ये इसके बारे में पूरी जो कमियां है वो लिखनी होती है। ये कह रहे भी कितना भी महत्वपूर्ण था पर यह साम्राज्य मात्र 100 साल तक नहीं चल पाया था और उप महाद्वीप के इस काल के इतिहास को सबसे बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 में देखो तो बताओगे कि ये ज्यादा एरिया में भी नहीं फैला था। ठीक है, साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उप महाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। अब ये सेना में हाथियों को पकड़ना बता रहा, भी हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था, उसको जंजीर से बांधना, पकड़ना, हाथियों को पकड़ना भी पूछ रहे हैं भाई, कोई बात है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिण के राजा और सरदार, तो देखिए उप महाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, ये दक्षिण में पहुंच गए भाई। अब तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, तमिलकम किसको कहते हैं, तो ये लाइन क्या बन रही है आपसे पूछे, तमिलकम वाला एरिया कौन सा होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा दक्षिण का तमिलकम अक्षेत्र कहलाता है। कौन सा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा। चोल, चेर और पांड्या जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए थे। जो ये राज्य थे वो बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए थे। सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। अब ये सरदार और सरदारी के बारे में बात करें, भी सरदार है और उसकी सरदारी क्या होती थी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई राजा नहीं है, व्यक्ति है। पद इसका वंशानुगत होता था, ये याद रखना आपको। ठीक है, नहीं भी हो सकता था, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसके खानदान के लोग होते थे जो उसके समर्थक होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, जो सरदार के कार्य होते थे उसमें क्या था, विशेष जो अनुष्ठान है उसका संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता का कार्य करना। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था जबकि राजा टैक्स लेता था। तो बस ये याद रखना, ये भेंट लेता था और टैक्स लेता था, और अपने समर्थकों में से उसे भेंट का वितरण करता था। सरदारी में इस समानता कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं थे। हमें इन राजाओं के, इसमें दोबारा पढ़ लीजिए। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका पद वंशागत हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक और उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों के विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था जबकि राजा कर लेता था, और अपने समर्थकों में उसे भेंट का वितरण करता था। सरदारियों की सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं थे। ये कह रहे कि ये तो जो है भेंट लिया करता था और अपने जो साथी उनमें बांट दिया करता था उस भेंट को। दूसरा ये बता रहा है कि इनकी ना अपनी कोई स्थायी सेना होती थी और ना ये अधिकारी, मतलब ये या अधिकारी, ना इनके कोई स्थायी अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, ये स्थायी ही नहीं होते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि भी ये स्थायी होते थे। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो दक्षिण की बात कर रहे हैं ना, अभी बीच में वो सरदारी पढ़ने लगे थे, क्योंकि ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं
तमिलकम की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वाले की। ये कह रहे हैं कि इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ और कविताएं, जो पढ़ते हैं ना तमिल में, जो उनके ग्रंथ है, ठीक है, और जो कविताएं हैं, उनके इतिहासकार राइटर है, ये शिल्पादिक्रम है, मणि मेखले है, जीवक चिंतामणि है, ये सब तमिल की हम पढ़ते हैं। तो ये चीजों के बारे में ही आपको बता रहा है कि तमिल संगम ग्रंथ कविताएं हैं जो सरदारियों का विवरण देती है। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण इस प्रकार से किया है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कहते हैं कि कई सरदार और राजा लंबी लंबी दूरी तक भी जो है टैक्स लिया करते थे, राजस्व लिया करते थे। इनके मध्य से पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल तक के शख्स आ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो सरदार होते थे, राजा होते थे, कौन से होते थे? जो दूर दूर तक टैक्स लेते थे। तो सातवान शासक है, शख्स शासक है, ये टैक्स लिया करते थे, ठीक है। लेकिन जैसा हम सातवान शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, एक बार सत्ता में आने के बाद उन्हें ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया है। एक बार सत्ता में आए और उन्होंने सामाजिक अस्तित्व का दावा कई बार किया है, ठीक है। अब देवीय राजा पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 2 पार्टों में इसको पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही काफी है। इस वीडियो को 2 बार पढ़ोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है जो आपको भूले या याद हो जाए। ध्यान से पढ़ना, चीजों को 3 बार पढ़ लो, स्पीड बढ़ा के पढ़ लो, पर चीजों को अच्छे से पढ़ लो। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ये आपको याद रखना। जितना भी पढ़ो आपको यहाँ पे घुस के बैठ जाना चाहिए। ओके, बाय बाय।